हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 आया था, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरम्स अभी रहती हैं इसके इंट्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी वगैरह डिस्कस की थी कि वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, इसका डेरिवेटिव है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी कि जो वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है जो आपको आनी चाहिए भी। अब ये बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे फर्स्ट है डी अपॉन डी टी, यानी कि डेरिवेटिव आपने करना है एफ प्लस जी। अब ये एफ प्लस जी क्या है? इफ एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। अब ये तीनों किस टाइप के फंक्शन हैं? वेक्टर फंक्शन है और कैसे हैं? डिफरेंशिएबल भी है। इनका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है ऑफ स्केलर टी, यानी कि जो वेरिएबल है वो क्या है? स्केलर टी। एंड फाई इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ सम सेम वेरिएबल टी। अब फाई भी अगर कहीं आपको थ्योरम्स में मिले उसका मीनिंग क्या है? वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सेम वेरिएबल टी का। देन प्रूव दैट। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है और ये है सेकंड थ्योरम। अब फर्स्ट में गिवन है कि अगर दो वेक्टर फंक्शन प्लस में गिवन हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे करोगे? कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन वहां स्केलर फंक्शन की फॉर्म में हम पढ़ते थे कि अगर दो प्लस में है तो अलग अलग से डेरिवेटिव कर दो। कुछ नई चीज नहीं है, बस इसको छोटा सा प्रूफ है तो प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डी अपॉन डी टी। हमें डेरिवेटिव करना है वेक्टर फंक्शन एफ प्लस वेक्टर फंक्शन जी का भी। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन थी वो क्या है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो? जीरो। अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो आप देख लें, क्योंकि बिना प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा भी कैसे लिख दिया, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आपको आनी चाहिए वेक्टर फंक्शन की। तो दिस मीन्स आप यहाँ से लिखेंगे जो एफ में चेंज आएगा वो एफ में क्या चेंज होगा? एफ प्लस डेल्टा एफ चेंज होगा भी। क्लियर? यानी कि चेंज और प्लस फंक्शन लिख दिया। प्लस जी में क्या चेंज होगा? जी वेक्टर प्लस डेल्टा जी वेक्टर, यानी कि ये तो हुआ कंप्लीट फंक्शन। अब इसमें से आपने क्या माइनस करना है? एफ प्लस जी को माइनस करोगे और अपॉन कंप्लीट के क्या आता है? डेल्टा टी। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कहाँ से लिखा हमने? रीजन लिखोगे, क्योंकि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर एफ टी फंक्शन है कोई वेक्टर फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या होती है? एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या लगी होती है? लिमिट, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इस रिजल्ट का हमने यूज करके ये वैल्यू लिख दी भी। क्लियर? तो उसके बाद अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये एफ प्लस डेल्टा एफ प्लस जी प्लस डेल्टा जी, यहाँ माइनस ये एफ और माइनस ही क्या हो जाएगा? जी अपॉन यहाँ डेल्टा टी। अब एफ से एफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, सिर्फ ये वैल्यू बची, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसके डिवाइड में यह आएगा, यानी कि डेल्टा एफ और डेल्टा टी प्लस इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं और लिमिट हम अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा जी वेक्टर और डेल्टा टी, यानी कि एफ और जी क्या है? वेक्टर फंक्शन है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी? इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ किसका? एफ का। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ किसका? जी का भी, क्योंकि यही डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। तो ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बस यही आपने इसके अंदर प्रूव करना था। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एफ डॉट जी। अगर इस टाइप से हो तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे? अब जैसे प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर? तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर एफ डॉट जी लिखो या जी डॉट एफ लिखो, लेकिन जैसे हम अभी आगे क्रॉस प्रोडक्ट का केस पढ़ेंगे वहाँ इफेक्ट पड़ेगा भी। तो यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेरिवेटिव निकालना है एफ डॉट जी का, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मीनिंग क्या होगा
कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब f और g वेक्टर फंक्शन है कि इसमें वेरिएबल t में, इस वजह से मैं डेल्टा t लिख रहा हूँ। अगर ये x में होते तो डेल्टा x लिखते, जो भी वेरिएबल है उसी के हिसाब से। अब f में चेंज क्या आएगा, f प्लस डेल्टा f हो जाएगा। f की जगह क्या हो जाएगा, f प्लस डेल्टा f। g की जगह क्या हो जाएगा, g प्लस डेल्टा g चेंज हो जाएगा अभी, क्लियर। माइनस में एज इट इज फंक्शन हमें, यानी कि f डॉट g अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से। तो वही सेम रिजल्ट यहाँ यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ डॉट है, f डॉट जी हो जाएगा ये, f डॉट जी, f डॉट डेल्टा जी हो जाएगा। उसके बाद अब डेल्टा f की मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा f डॉट जी, डेल्टा f डेल्टा जी हो गया, डेल्टा f और डेल्टा जी, और माइनस में क्या है ये, f डॉट जी तो है ही, अपॉन डेल्टा टी, ये एज इट इज, ठीक है ना। तो ये जो f डॉट जी प्लस माइनस है, ये दो तो हुए कैंसिल, ये तीन बचे। अभी तीनों को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से फर्स्ट बनेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ से देखिए, इसको मैं f वेक्टर डॉट डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी लिख लेता हूँ, क्लियर। दूसरे वाला प्लस यहाँ भी लिमिट लगा लेते हैं, इसमें भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसमें मैं लिख लेता हूँ करली डेल्टा एफ डेल्टा टी, और साथ में है जी वेक्टर प्लस, अब यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी और इनटू में डेल्टा जी, क्लियर। इस तरीके से तीनों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी। तो जब फर्स्ट में आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये f वेक्टर तो ये होगा, और लिमिट इनटू दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ g, ऐसे आप लिखोगे। प्लस अब ऐसे इसमें g तो ये एज इट इज है, और इसका मीनिंग क्या होगा, ये लीजिए अगर लिमिट यहाँ अप्लाई करोगे, दिस मीन्स इसका मीनिंग होगा डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t, और साथ में क्या आया जी। अब यहाँ से देखिए, ये जो डेल्टा f है अपॉन टी, इसकी तो वैल्यू क्या हुई, डेरिवेटिव ऑफ f और विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन जो ये वैल्यू है ना साथ में मल्टीप्लाई में, ये जीरो हो जाएगी भी। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज अगर डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को, दिस मीन्स डेल्टा जी भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। उसका रीज़न क्या है, डेल्टा टी क्या था, चेंज इन टी, यानी कि वेरी स्मॉल चेंज इन टी। अब अगर टी में चेंज ही 0 को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करने का मीनिंग क्या होगा भाई, जब वो 0 हो जाएगा तो चेंज तो कुछ रहा ही नहीं, है कि नहीं। यानी कि कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होनी चाहिए चेंज की, तभी तो फंक्शन भी चेंज होगा। यानी कि जब चेंज ही 0 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन में जो चेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर वेरिएबल ही चेंज नहीं हुआ तो फंक्शन कैसे चेंज होगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 0 हुई, तो ये बचा एफ वेक्टर और डी जी अपॉन डी टी, प्लस यहाँ जी एज इट इज, और डी एफ और डी टी, ये सारा क्या हो गया 0। और ये किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के भी। देखो यही हमने प्रूव करना था, एफ डी जी अपॉन डी टी जी। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई है जी वेक्टर की, इनको आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, कि अगर आप एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेते हैं और बी की ए के साथ लेते हैं तो ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि जो रिजल्ट आता है वो 5, 10, 20 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, और वो ऐसे चेंज थोड़ी होगी, बी ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ और आ गई, बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ और आ गई। अभी क्रॉस में इफेक्ट पड़ेगा, जो अभी हम थर्ड थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, जो थर्ड है डी बाई डी टी एफ क्रॉस जी, यानी कि पहले डॉट आया था, अब डॉट की जगह क्रॉस आ गया। अभी इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से एफ क्रॉस जी है तो इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब एफ किस में चेंज होगा, यानी कि एफ प्लस डेल्टा एफ के अंदर, क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट है, जी किस में चेंज होगा, जी प्लस डेल्टा जी के अंदर, क्लियर। माइनस करना है इस कंप्लीट फंक्शन को, यानी कि एफ क्रॉस जी को अपॉन डेल्टा टी होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एफ की जी के साथ, तो ये क्या बना एफ क्रॉस जी, बीच में प्लस साइन है, एफ और ये क्या है एफ क्रॉस डेल्टा जी, इस तरीके से। उसके बाद प्लस डेल्टा एफ क्रॉस जी प्लस डेल्टा एफ और डेल्टा जी, इनके डेल्टा एफ क्रॉस डेल्टा जी, माइनस में क्या है एफ क्रॉस जी अपॉन यहाँ आएगा डेल्टा टी। तो ये हुआ कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस है। अब इनको अलग अलग डिवाइड करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट में होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ से देखिए एफ क्रॉस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी होगा। उसके बाद प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी और क्रॉस जी हुआ, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ से डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी और क्रॉस डेल्टा जी। क्लियर, ये हुआ भाई। तो इस तरीके से आपने लिखना है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको आप चेंज करके नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। जैसे f के क्रॉस में ये लिखा है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, कहीं आप ये सोचो कि इसको पहले लिख ले इसको बाद में लिख ले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि a वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो b के साथ वो कभी भी इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के साथ, ठीक है ना। हो सकता है कोई रेयर कंडीशन हो, ये हो भी जाए, कुछ वेक्टर ही ऐसे गिवन हो, लेकिन ये जो रिजल्ट है हम क्या लेते हैं नॉट इक्वल लेते हैं, ठीक है, कि ये किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं है। ए डॉट भी होता तो बी डॉट ए के इक्वल हो जाता, जैसे प्रीवियस फॉर्म में था। तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा ये क्या बना एफ वेक्टर क्रॉस। अब लिमिट अप्लाई करोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी जी और डी टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा, प्लस यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा डी एफ और डी टी, और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ जी के साथ, प्लस इसको जब सोल्व करोगे ये बनेगा डी एफ और अपॉन डी टी क्रॉस, ये बन जाएगा 0। इसका रीज़न सेम वही कि डेल्टा जी टेंड्स टू 0 एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि जी फंक्शन 0 का अप्रोच करेगा जैसे जैसे ही ये डेल्टा टी किसको अप्रोच करेगा 0 को, यानी कि अगर चेंज ही 0 होगा तो फंक्शन में भी चेंज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भी, यानी कि जैसे प्रीवियस फॉर्म में हमने यूज किया था। तो ये वाला कंसेप्ट तो हुआ कैंसिल क्योंकि सारा 0 हो गया, सिर्फ ये बचा भी ये वाला। और इस वाले में भी ये ध्यान रखना, एक तो टर्म ये है फर्स्ट और एक टर्म ये है सेकंड। इनको आप ऐसे तो लिख सकते हो कि सेकंड वाली टर्म को पहले लिख दो क्योंकि बीच में प्लस है, और पहले वाले को बाद में लिख दो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये कर दिया ना कि नहीं सर हम तो ऐसे डी जी अपॉन डी टी, ये गुणे का निशान तो है और एफ कर देते हैं, अब ये मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर है वो भी सेम रहना चाहिए भी, जैसे यहाँ लिख रखा है। अब जैसे ये फर्स्ट है, ये टर्म है जो, और ये टर्म है, आप ये कर सकते हो कि इस पूरे को उठा के पहले लिख दो प्लस ये इस पूरे को उठा के बाद में लिख दो, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना। एफ का क्रॉस प्रोडक्ट जी के डेरिवेटिव के साथ लेना है, प्लस एफ के डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट जी के साथ लेना है भी। क्लियर। और एफ और जी क्या है वेक्टर फंक्शन, इसमें ये चीज खास है, इसको आपने ध्यान में रखना है, कहीं इसको आगे पीछे कर दो और फिर सारे आंसर क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे डी अपॉन डी टी फाई एफ। अब फाई क्या बताया था डिफरेंशिएबल फंक्शन है सेम वेरिएबल टी का, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है। तो यहाँ से फाई में क्या चेंज आएगा फाई प्लस डेल्टा फाई, पहले लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फाई में चेंज आया फाई प्लस डेल्टा फाई, और एफ में चेंज आया एफ प्लस डेल्टा एफ, और माइनस करना है इसको विदाउट चेंज को, यानी कि फाई और एफ को। क्लियर। अपॉन यहाँ डेल्टा टी होगा, तो इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करोगे फाई एफ हो गई, उसके बाद फाई की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी फाई की डेल्टा एफ के साथ। अब कर ली सॉरी डेल्टा फाई की मल्टीप्लाई होगी एफ वेक्टर के साथ, और प्लस डेल्टा फाई और डेल्टा एफ वेक्टर, और माइनस में क्या है फाई एफ अपॉन
डेल्टा टी। तो ये 5f एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये क्या हुए, कैंसिल हुए। अब इसमें वही अलग अलग लिमिट अप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। पहला है 5 डेल्टा एफ और डेल्टा टी प्लस दूसरे में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ से डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी और ये आया एफ वेक्टर, प्लस तीसरे में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा 5 ओवर डेल्टा टी और साथ में क्या है, डेल्टा एफ वेक्टर। तो यहाँ से देखिए इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू ये हुआ डी एफ अपॉन डी टी प्लस ये हुआ डी 5 अपॉन डी टी और डॉट एफ प्लस, अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी डी 5 अपॉन डी टी और इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटू में 0, क्योंकि अभी मैंने रीज़न बताया था कि जैसे जैसे जी यानी कि जी 0 का अप्रोच करेगा एज डेल्टा टी 0 का अप्रोच करेगा, लेकिन जी की जगह क्या है एफ, तो इसमें किस ये जो एफ है वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि ये लगातार 2-3 थ्योरम से आ रहा है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस मीन्स ये जो थर्ड टर्म है ये हुई कंप्लीट 0। तो हमारे पास सिर्फ ये रिजल्ट बचा और जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। चेक कर लीजिए भी, क्लियर। तो इस तरीके से आप फोर्थ थ्योरम को ड्राइव करोगे, बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करो, अलग अलग करो, अलग अलग डिवाइड कर दो, फिर लिमिट अप्लाई कर दो, जो भी राइट साइड में रिजल्ट होता है वही बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5th और थ्योरम नंबर 6th। ये इस एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी, क्योंकि इसमें है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव और इसमें है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। अब 5th और 6th सोल्व करने के लिए अभी जो हमने 3rd और 4th थ्योरम पढ़ी है उन्हीं का यूज होगा। जैसे अब हमें प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एच यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ जी एच वो इस राइट साइड के इक्वल होगा भी, यानी कि पहले एफ का डेरिवेटिव जी एच इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर एफ एज इट इज बीच वाले का डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर एफ जी एज इट इज लास्ट वाले का डेरिवेटिव, क्लियर। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है एफ डॉट जी क्रॉस एच, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये f और डॉट ये g क्रॉस h भी तो क्या है, एक वेक्टर ही बनेगा इनका वेक्टर प्रोडक्ट आने के बाद, यानी कि फर्स्ट इनटू सेकंड। अगर डॉट प्रोडक्ट हो दोनों का तो कैसे लिखते हो, f एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी टी g क्रॉस h प्लस, अब आगे क्या लिखना है, df अपॉन dt यानी कि किसका डेरिवेटिव, f का जो अभी हमने निकाला था, और डॉट ये क्या आएगा g क्रॉस h यानी कि उसके साथ मल्टीप्लाई, क्लियर। अब उसके बाद f डॉट अगर दो क्रॉस में हो तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि यूजिंग थ्योरम 4th तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, g वेक्टर एज इट इज इनटू h का डेरिवेटिव प्लस, अब g का डेरिवेटिव यानी कि यहाँ क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट g का डेरिवेटिव dg अपॉन dt और क्रॉस में h वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एज इट इज क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड, क्लियर। ये थ्योरम 5th का हमने यूज किया, प्लस ये जो df अपॉन dt ये एज इट इज और ये g क्रॉस h तो है ही एज इट इज, क्लियर। उसके बाद अब f की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये बनेगा f डॉट g क्रॉस डी एच अपॉन डी टी, इस तरीके से, प्लस f की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, f डॉट डी जी और डी टी क्रॉस h प्लस, अब ये है डी एफ डी टी और डॉट g क्रॉस h, इस तरीके से ये हुआ। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। जो पहले वाला बनेगा a डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये a ये b ये c एज ए वेक्टर काम कर रहे हैं। दिस मीन्स ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ f g और डी एच अपॉन डी टी का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भी, प्लस ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पहले f है, फिर डी जी अपॉन डी टी है और फिर क्या है h है भी, क्लियर। उसके बाद
अब जो थर्ड है, थर्ड में है डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी क्रॉस एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी एफ डी टी और ये जी और ये एच, यानी कि ये फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान से चेक कर लीजिए, इसको इस फॉर्म में बना देते हैं, यानी कि पहले ये लास्ट वाला लिख लेते हैं डी एफ अपॉन डी टी, यानी कि एफ का डेरिवेटिव जी एच एज इट इज, यानी कि ये तो तीनों क्या है प्लस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे पीछे लिखे हुए हैं। उसके बाद अब ये सेकंड वाला लिख लेते हैं एफ डी जी और डी टी और एच। क्लियर? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, प्लस अब ये लास्ट वाला लिख लेते हैं, यानी कि एफ जी और डी एच अपॉन डी टी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो वो ये बनेगा। ये किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको थर्ड और फोर्थ फॉर्म के रूल याद रहने चाहिए, वो हर जगह काम आएगी एक्सरसाइज के अंदर। अब है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि 3 है एफ क्रॉस जी क्रॉस एच। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, ये जो जी क्रॉस एच है ये भी क्या है, एक वेक्टर है सिंगल, यानी कि जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक वेक्टर बनेगा, तो इसको हम एक ही मान लेते हैं, यानी कि एफ क्रॉस समथिंग एक वेक्टर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एफ वेक्टर है एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ क्या बनेगा, जी क्रॉस एच, प्लस उसके बाद क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि डी एफ अपॉन डी टी, और इनटू में क्या आएगा, जी क्रॉस एच, ये हुआ इस तरीके से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एफ क्रॉस, दो के क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना हो तो वो कैसे आता है, जी एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ एच, यानी कि डी टी, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ जी, यानी कि पहले का डेरिवेटिव और क्रॉस दूसरा, प्लस ये डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी क्रॉस एच, ये एज इट इज भी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने लिखा। अब एक चीज़ याद रखना, एफ क्रॉस ये था तो ये एफ का डेरिवेटिव और यहाँ आएगा क्रॉस प्रोडक्ट भी, यहाँ डॉट नहीं, यहाँ क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट तो इसमें यूज ही नहीं होगा। उसके बाद एफ की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, एफ क्रॉस जी क्रॉस डी एच और डी टी। क्लियर? प्लस यहाँ से बनेगा एफ क्रॉस डी जी अपॉन डी टी क्रॉस एच, और यहाँ से प्लस डी एफ डी टी क्रॉस जी क्रॉस एच। क्लियर? अब एक बार चेक कर लीजिए भी राइट साइड बने कि नहीं। पहला देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है एफ क्रॉस जी क्रॉस डी एच अपॉन डी टी, ये बिल्कुल लास्ट वाली है। ये जो एफ डी जी एच ये मिडल वाली है, और ये क्या है, फर्स्ट है, यानी कि इसको तो आपने यहाँ फर्स्ट प्लेस पे लिख देना है, इसकी प्लेसिंग एज इट इज रखनी है, इसको उठा के आपने लास्ट में लिख देना है भी। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको मेन मुद्दा क्या है कि ये जो थ्योरम ये 5th 6th थी, इससे पहले की जो 4th और 5th की है वो अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये दोनों तो वैसे ही आ जाएंगे, और यूज भी ज़्यादातर उन्हीं का होगा, उन्हीं पे बेस्ड है ये 5th और 6th। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी कि अब आपको लग रहा है कि ऑफ ए फंक्शन 2 बार क्यों लिखा है, एक्चुअल में ही ये 2 बार है, और इसका रीज़न भी है कि यानी कि जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो कैसे करते हैं भी, ये प्रीवियस क्लासेज में भी हम पढ़ चुके हैं। लेट सपोज अगर कोई आर वेक्टर है, वो है एफ वेक्टर एस, यानी कि इसमें वेरिएबल क्या है, एस, और जो एस है वो फंक्शन है टी का, ठीक है ना, वो फंक्शन है टी का, आर एस का फंक्शन, एस टी का फंक्शन, लेकिन आपसे वैल्यू पूछी गई है डी आर अपॉन डी टी की, यानी कि चेंज निकालना है आर में विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आर में चेंज तो हम सिर्फ एस के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, क्योंकि आर फंक्शन है एस का, और एस में चेंज बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको हम चेन रूल से कैसे लिखते हैं कि डी आर अपॉन डी एस इंटू,
यहाँ से ds/dt, यानी कि इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं जब फंक्शन का फंक्शन हमें गिवन हो। यानी कि डायरेक्टली r में हम चेंज नहीं बता सकते विद रिस्पेक्ट टू चेंज, क्योंकि r में हम चेंज सिर्फ h के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं और h में चेंज हम t के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो यानी कि r में अगर चेंज विद रिस्पेक्ट टू t बताना है तो आपने चेन रूल लगाना होगा, जो आपने क्लास 12th के अंदर भी पढ़ा था भी। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन में फंक्शन आगे 100 ये 2-3 भी हो सकते हैं, तो आगे से आगे चेन रूल लगता रहेगा। अब नेक्स्ट है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है। कांस्टेंट वेक्टर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है भी ऐसी एक चीज जो फिक्स कर दी गई हो, जो एक जगह स्थिर हो, मतलब इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। भी नाम से कुछ क्लियर हुआ, अब डेफिनेशन में और क्लियर होगा। ए वेक्टर इज सेड टू बी कांस्टेंट, हम उसको कांस्टेंट बोलेंगे कब, अगर उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों क्या हो, फिक्स हो भी, उनको हम चेंज नहीं कर पाए, यानी कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एफ कोई वेक्टर है, यहाँ से मैंने लिखा i कैप, j कैप और k कैप, क्लियर। जब आप f का मैग्नीट्यूड निकालोगे, f का मैग्नीट्यूड निकाला तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 1 1, अंडर रूट क्या आ गया 3। अब ये जो अंडर रूट 3, यानी कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल में जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है, इन दोनों की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड भी क्या है इसका, फिक्स्ड है कि नहीं। क्या कोई ऐसे बोल सकता है नहीं सर अंडर रूट 3 नहीं, ये चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब कंपोनेंट तो यही रहेंगे i j k के, अगर कंपोनेंट ही चेंज कर दिए तो वेक्टर ही दूसरा बन गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का जो वेक्टर है एज इट इज लिखा रहना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ 1 है 1 है 1 है, ये भी फिक्स है। दिस मीन्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स्ड है, दिस मीन्स ये क्या होगा, कांस्टेंट वेक्टर बनेगा भी। ये फर्स्ट केस में क्या बनेगा, कांस्टेंट वेक्टर, क्लियर। उसके बाद अब एक और एग्जांपल देखते हैं भी। दूसरा एग्जांपल इस तरीके से है कि f अगर कोई वेक्टर इस तरीके से दे रखा है कि cos t i कैप sin t j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हो। अब इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे f वेक्टर का, तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 और प्लस 9, इनकी अंडर रूट 10 आया भी। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड था वो तो क्या रहा, फिक्स्ड रहा। और जो डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, इस t पे, यानी कि t की जगह अगर आपने 30 एंगल लिख दिया तो कुछ और वैल्यू आएगी, 40 लिख दिया इसकी कुछ और इसकी कुछ और, यानी कि जो वैल्यूज है वो वेरी करती हैं, किस पे डिपेंडेंट है, t पे। दिस मीन्स जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉट फिक्स्ड, डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद एक और केस देख लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है, अगर कोई f वेक्टर ऐसे आपको दे रखा है कि 2t i कैप 3t j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, 5t लगा लो यार। इस तरीके से जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2t का होल स्क्वायर 4t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 3 का 9t स्क्वायर, 5t का 25t स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट। तो यहाँ 25 और 4 29 और 9 38, तो अंडर रूट 38 और टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या बना, t। अब यहाँ पे जो ये मैग्नीट्यूड था, अब मैग्नीट्यूड भी किस पे डिपेंडेंट होगा, t की जगह 1 रख दिया तो रूट 38, 2 रख दिया तो 2 इंटू रूट 38, 3 रख दिया तो 3 इंटू रूट 38, यानी कि ये फिक्स थोड़े ना है, ये तो चेंज हो रहा है अभी। किस पे डिपेंडेंट है, t पे, यानी कि वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए भी, फ्री यानी कि आज़ाद। तो दिस मीन्स तभी वो क्या होगा, फिक्स, यानी कि यहाँ पे यही फिक्स नहीं है मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन फिक्स हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, यानी कि ये दोनों चीज़ें फिक्स हो तब जाके, जैसे पहले केस है तो कांस्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी फिक्स नहीं है, जैसे पहले वाला फिक्स ही नहीं है, तो दूसरे की हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो कांस्टेंट वेक्टर हो ही नहीं सकता भी। अब इसमें जैसे पहला फिक्स आ गया तो डायरेक्शन हमें चेक करनी पड़ी, यहाँ पे फिक्स है कि नहीं, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दिस मीन्स तो ये भी कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, यानी कि ना तो ये सेकंड केस होगा ना थर्ड केस होगा, ओनली फर्स्ट केस वाला ही क्या बनेगा, कांस्टेंट वेक्टर बनेगा। उसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें से जो फर्स्ट है वो है
द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए वेक्टर फंक्शन। अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है एक वेक्टर फंक्शन के लिए? वेक्टर फंक्शन एफ है ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट होने के लिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, यानी कि ये क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है भी। क्लियर? तो ये हमें प्रूव करना। अब ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, चाहे वो स्केलर की फॉर्म में हो या वेक्टर की फॉर्म में हो, क्योंकि जब वो कांस्टेंट फिक्स है और डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा? हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, यानी कि उसमें चेंज क्या होगा? अगर कोई वैल्यू फिक्स है तो उसमें चेंज तो कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? अगर वेरिएबल वगैरह में हो तब तो क्या वैल्यू हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। अब यानी कि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हम यहां से स्टार्टिंग में नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं। नेसेसरी कंडीशन, अब नेसेसरी कंडीशन में के लिए आप क्या लिखोगे? लेट एफ वेक्टर बी ए वेक्टर फंक्शन। ये क्या है? वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। क्लियर? तो ये जो एफ वेक्टर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, f1 आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप। ठीक है ना? जहाँ पे ये जो f1, f2, f3 हैं आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है? कॉन्स्टेंट है भी। कॉन्स्टेंट होंगे तभी तो ये वेक्टर क्या बनेगा? कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट बनने के लिए डेरिवेटिव जीरो दिखाना है। अब अगर यहाँ से डी एफ अपॉन डी टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करोगे, f1 में t तो है ही नहीं, जैसे अगर 5x हो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो तो 5 आता है, लेकिन अगर यहाँ 5 लिखा हो 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। किसी की रिस्पेक्ट में हो कॉन्स्टेंट का क्या होगा? जीरो। दिस मीन्स वो क्या बनेगा? जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और जीरो के कैप। इसको क्या लिखा जा सकता है? जीरो। दिस मीन्स डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अब क्या ये कंडीशन है जो वो सफिशिएंट है, वो हमने चेक करना है अभी। ठीक है ना? सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कि ये जो डी एफ अपॉन डी टी आया है इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है भी। क्लियर? तो एफ फंक्शन हम मान लेते हैं, एफ वेक्टर फंक्शन कि f1 टी आई कैप, f2 टी जे कैप और f3 टी, ये क्या आएगा? के कैप। ये है। अब जहाँ f1, f2, f3 है ये t के फंक्शन हो सकते हैं भी, लेकिन अब अगर हम डेरिवेटिव करते हैं df अपॉन dt इस तरीके से, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी कि df1 अपॉन dt और यहाँ i, और ये क्या आएगा? df2 अपॉन dt, यहाँ j, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा df3 अपॉन dt और ये k। अब इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? जीरो, तो इक्वल टू जीरो लिखोगे। और जीरो को आप किस तरीके से लिख सकते हो कि जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, बात तो एक ही है, रहेगा तो वो क्या? जीरो वेक्टर ही रहेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख दो आप। अब उसके बाद अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली? दिस इंप्लाइज डी एफ वन अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या रही होगी? जीरो, यानी कि डी एफ टू अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। एंड जो डी एफ थ्री है अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। लेकिन हम तो बोल रहे थे कि f1 t का फंक्शन है, f2 t का फंक्शन है, f3 t का फंक्शन है। अगर ये t का फंक्शन होता तो डेरिवेटिव जीरो थोड़े ना होता। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो f1, f2 और f3 था यहाँ पे, वो क्या थे? कांस्टेंट थे भी। यही तो हमने प्रूव करना था सफिशिएंट कंडीशन में कि ये क्या होंगे? कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा? जीरो। जैसे अगर कोई वेक्टर फंक्शन इस तरीके से लिख दिया कि 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर आपने df अपॉन dt निकालना है भी, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं? कांस्टेंट वेक्टर हमने पढ़ा था, तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि 2, 3, 4 सभी का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो df अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। बस ये ऑलरेडी हमें सारी चीज़ें पता है, बस हमें लिखने का तरीका भी ऐसा कुछ भी आ सकता है एग्जाम में कि आप तो थ्योरम ही पूछ ले, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया हो जाता है भी। ये सभी को पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। अब अगले पे आते हैं, थ्योरम नंबर सेकंड। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज, अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसकी कंडीशन ये होगी f इंटू डी एफ डी टी इक्वल टू क्या बनेगा? जीरो। अब देखिए, हम मान लेते हैं
लेट f be a vector function with constant magnitude। क्या है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कि हमने क्या मान लिया, f कोई वेक्टर फंक्शन है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ये नेसेसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं पहले, नेसेसरी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर f वेक्टर फंक्शन है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि जो f का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। भी क्लियर। अगर मैं f के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या कभी किसी कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल हो सकता है? भी 2 का स्क्वायर 5x आ गया, वैसा तो नहीं है ना। दिस मीन्स कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या बनेगा, कांस्टेंट। और इस मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डॉट f इक्वल टू यानी कि कांस्टेंट। ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव, यानी कि इनका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव d अपॉन dt। अब देखिए f डॉट f का डेरिवेटिव क्या होगा, f एज इट इज और df अपॉन dt, फिर दूसरे वाला f एज इट इज और df अपॉन dt, ये पहले वाला। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2f df अपॉन dt, यानी कि दिस वन प्लस दिस वन दोनों सेम है तो 2 हो गया, इक्वल टू 0। 2 राइट साइड आके 0 हो जाएगा, यानी कि f डॉट df अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, 0। यही हमने नेसेसरी कंडीशन के अंदर प्रूव करना था। भी क्लियर। तो ये है नेसेसरी कंडीशन। अब इसी की सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी उसको और देख लीजिए। सफिशिएंट कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ, सफिशिएंट कंडीशन का पहला स्टेप आपका ये होगा, भी ये लिखोगे। उसके बाद यानी कि f डॉट इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और हम प्रूव करेंगे कि f है जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भी तो दिस मीन्स ये 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 होगा, यानी कि 2f df अपॉन dt। अब इसको 2 बार लिख लेते हैं, तीसरा स्टेप ये होगा तो भी 0 होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ f डॉट f है। अब ये 0 को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव कैंसिल, इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि जस्ट आपने रिवर्स चलना है तो वो सफिशिएंट कंडीशन की डेरिवेशन होगी। भी क्लियर। इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा था, क्योंकि बार बार लिखने से ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि ऊपर की तरफ लेके जाओ, नीचे की तरफ लेके जाओ। तो ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, भी यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहती है, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जो नेसेसरी कंडीशन है इसकी, ये अगर f df अपॉन dt 0 है, दिस मीन्स ये जो f वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा df अपॉन dt के, इनके आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब प्रोवाइडेड, यानी कि ये जो डेरिवेटिव है df अपॉन dt, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि 0 कब नहीं होगी, जब ये कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 पक्का बनेगा फिर। यानी कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है, दिस मीन्स दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि a डॉट b इक्वल टू 0 आ जाए, देन a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अब ये f वेक्टर फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है वो भी तो एक क्या होगा, वेक्टर फंक्शन। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है और ये 0 है नहीं, यानी कि डेरिवेटिव 0 नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो बस थ्योरम नंबर 3 में आपने सिर्फ इतना सा बताना था। भी उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 4, इफ f बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, और जो f का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, f के इक्वल है, देन हमें ये प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ f वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2f df अपॉन dt क्या होगा। भी तो यहाँ से देखिए, भी अगर हम f वेक्टर का होल स्क्वायर लें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्लियर। अब f वेक्टर को f का मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन है। क्लियर। उसके बाद अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये क्या बन गया, अभी f स्क्वायर बना, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि एक क्या बन जाएगा, f स्क्वायर। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ f वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हमें डेरिवेटिव कर सकते हैं f स्क्वायर का, क्योंकि ये f वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर के, यहाँ f वेक्टर नहीं है, यह स्केलर है। दिस मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, 2f और df अपॉन dt, यानी कि ये राइट साइड बन जाएगी। बस इतना सा आपने करना है। सेकंड में देखिए f डॉट df अपॉन dt, यानी कि यहाँ वेक्टर है, यहाँ स्केलर है, तो यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, अब उसके बाद देखिए कि अगर आप f डॉट f लेते हैं,
तो इसको हम क्या लिखते हैं भी, एफ डॉट एफ को एफ के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर, क्योंकि एफ किसके इक्वल है, एफ के मैग्नीट्यूड के, इनकी एफ इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखा जा सकता है, एफ लिखा जा सकता है भी। क्लियर, तो यानी कि एफ डॉट एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ स्क्वायर होगा। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब डेरिवेटिव करोगे दोनों साइड यानी कि डी अपॉन डी टी, और ये क्या होगा, एफ डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये क्या बनेगा, एफ स्क्वायर। तो यहाँ से फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि डी एफ अपॉन डी टी, यहाँ वैक्टर लगाते रहना प्लस। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी टी और दूसरा एज इट इज, बात तो एक ही है। और इसका जब डेरिवेटिव करोगे क्या आया, 2f डी एफ अपॉन डी टी। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और ये f वेक्टर डॉट डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि डॉट में आगे पीछे लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, इक्वल टू क्या है, 2f और डी एफ अपॉन डी टी के 2 से 2 कैंसिल हुआ। दिस मीन्स ये हमें क्या मिला, रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर, बस सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एफ डॉट एफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वगैरह ये सारा हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद थ्योरम नंबर 5 है, इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, देन हमें प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू होगा एफ क्रॉस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब ये भी एक वेक्टर है और इसके डेरिवेटिव भी एक वेक्टर है भी, यानी कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करना है। तो दिस मीन्स फर्स्ट एज इट इज क्रॉस, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा डी टी स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस सेकेंड एज इट इज, इनकी डी एफ क्रॉस डी टी। अब यहाँ से देखिए ये तो था एफ वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम के साथ है। यानी कि ए वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करोगे तो क्या आएगा 0, बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करोगे क्या आएगा 0। रीजन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, आई जे के, और यहाँ भी एक के मान लिया ए वेक्टर के, ये कोफिशिएंट 1 2 3 है, दोबारा भी क्या लिखा जाएगा 1 2 3, और सेम क्या होगी रो, आइडेंटिकल रो हो तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है भी, ठीक है ना। यानी कि डिटरमिनेंट 0 हो गया तो वो क्या बनेगा, 0 वेक्टर बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारी प्रूव हुई राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी, जितनी भी थी एक एक दो दो लाइंस की थ्योरम है। उसके बाद जो थ्योरम नंबर 6 है भी, थ्योरम नंबर 6 है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। ये क्या है, ये फिक्स्ड डायरेक्शन से रिलेटेड है। अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से रिलेटेड मैं थ्योरम पढ़ा चुका हूँ, अभी जस्ट पहले इनसे आई थी कि मैग्नीट्यूड उसमें कांस्टेंट हो। अब ये जो थ्योरम 6 है उसमें क्या है, डायरेक्शन फिक्स से रिलेटेड है कि आपने एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू को क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। तो ये आज इस थ्योरम नंबर 6 के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। क्लियर, तो थ्योरम नंबर 6 आप खुद से करोगे। अगर उसमें कुछ भी आपको ना समझ में आए, कोई स्टेप आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ से लिख दिया, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।